चलिए दोस्तों, आज एक फ्रिज में फ्रीज़र जो है कूलिंग कोयल है वो लीकेज अगर हो जाए तो किस तरह से उसको फिटिंग करते हैं, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। तो जैसे कि फ्रीज़र पहले से उसका जो होल है पहले दूसरे जगह पे था, अभी दूसरे जगह पे मुझे नया होल करना पड़ा। ये मैंने नया होल किया और होल करने के बाद में दोनों पाइप को, कैपिलरी पाइप और क्वार्टर पाइप जो है, दोनों को अंदर से एक तरफ से डालकर बाहर, तो मैंने इस पाइप को अंदर से बाहर की तरफ में निकाल लिया है, दोनों को एकदम सावधानी से। और निकालने के बाद में ये इस पाइप को बाहर की तरफ में सेट करेंगे। उसके पहले अंदर का जो फ्रीजर है इसको सेट कर लेते हैं। पहले जिससे जो फिटिंग किया हुआ रहा था उसको वो तो मतलब प्रॉपर फिट रहता ही है, लेकिन नया जब लगाते हैं ना उसमें लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। साइज़ भी सेम होता है लेकिन कहीं फिटिंग होता है कहीं नहीं होता है, तो हमें मिलाना पड़ता है। जैसे पीछे का जो फ्रेम है फर्मा बना हुआ है उसमें प्रॉपर अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो हमें मिलाना पड़ता है और मिलाने में थोड़ा समय लगता है। और जब मिल जाए तो उसको फिर से फिटिंग कर देंगे और स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगाने के बाद में ये टाइट फिटिंग हो जाएगा। टाइट फिटिंग होने के बाद में इधर का काम कंप्लीट होता है। ये कूलिंग इसलिए चेंज किए थे क्योंकि कस्टमर ने जो है उसमें चाकू जगह जगह पे लगा लिया था। चाकू लगाने के बाद में इसका गैस लीकेज हो गया था और कस्टमर ने बता रहा था कि सिर्फ आवाज़ आ रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हम जाके देखे तो प्रॉब्लम है कि चाकू लगा लिया है, तो इसीलिए इसका कूलिंग हम चेंज किए। और चेंज करने के बाद में इसमें नया कॉपर पाइप भी लगाए हैं। तो वही कैपिलरी पाइप और क्वार्टर पाइप, इन दोनों पाइप को फिटिंग करने के बाद में पहले जहाँ पे इसका पाइप था वहाँ पे नहीं किए और इसको दूसरे जगह होल करके पाइप को निकाल दिए। निकालने के बाद में पूरी तरह से फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग करते करते ये सफल हो चुका है। बहुत ही मेहनत हो गया लेकिन काम तो काम होता है। और कूलिंग पाइप जो है कैपिलरी पाइप को डिस्चार्ज पाइप के साथ में क्वार्टर पाइप जो है उसके साथ में एक दूसरे के ऊपर में लपेटते हुए नीचे आएंगे। इसे लपेटने से हमें ये फ़ायदा होता है कि ये दोनों पाइप अलग अलग बिखरा हुआ नहीं रहेगा। प्लस और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये दोनों को कूलिंग होने में बहुत ही मतलब सुविधा मिलेगा, क्योंकि गर्म जो गैस है वो आपका कैपिलरी पाइप से कूलिंग कोयल में जाता है और कूलिंग कोयल से जो पाइप मोटा पाइप से आपका गैस निकल के आता है वो आता है कंप्रेसर में। तो गर्म गैस को ठंडा होने में और ठंडा गैस को गर्म होने में इन दोनों को आपस में अटैच रहने से बहुत ही सुविधा मिलता है। और फाइनली इसके लपेटने के बाद में थोड़ा पाइप बच गया था, ये एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैंने इसको कटर की मदद से इस पाइप को काट लिए हैं। काटने के बाद में कैपिलरी पाइप को गैस का ही पाइप से इसको मोड़ देंगे। अब मोड़ने के लिए हमें गैस का पाइप ही चाहिए। हाथ से मोड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए गैस का पाइप से ही जो केन होता है उसी से मोड़ेंगे तो बराबर होगा। और वो इस तरह से मोड़ना भी चाहिए ताकि गैस का जो फ्लो है वो अपना जो उसका स्पीड है स्पीड कंट्रोल हो जाता है और आसानी से गैस जो है फ्लो होते रहता है। और कैपिलरी के द्वारा इवेपोरेटर में जो कूलिंग कॉयल है अंदर में उसमें जाता रहता है। तो फाइनली इसको मोड़ने के बाद में अब कंप्रेसर का जो छोटा सा पहले से टुकड़ा बचा हुआ है, क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने इसको ब्रेजिंग के द्वारा मेल्ट नहीं किया था, इसको कटर से की मदद से ही काट लिया था ताकि गैस का उस समय बचत हो गया था। लेकिन अभी हमें इस पाइप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमें ब्रेजिंग इसे हीट करके
हम इस पाइप को निकाल लेंगे और निकालेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। और नोज इसको पिलास के द्वारा, जो प्लायर बोलते हैं, इसके द्वारा हम इसको निकाल लेते हैं। और इसमें से आग भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है और ऑयल में आग तो पकड़ ही लेता है, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद में जो चार्जिंग पाइप है, चार्जिंग पाइप को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनआरबी बल्ब जो है लगाने वाले हैं। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे जो पहले से पाइप लगा हुआ है उसको मेल्ट करके निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में वो पाइप लगाएंगे। अब ये काफ़ी हीट हो चुका है। हीट होने के बाद में इसका जो पिलास के मदद से हम इसको सेट किए। सेट करने के बाद में कैपिलरी जो फ़िल्टर को भी हमें चेंज करना है, क्योंकि फ़िल्टर जब भी गैस चार्ज करेंगे उस समय हमें नया फ़िल्टर लगाना होता है। क्योंकि फ़िल्टर में पहले से जब से नया फ्रिज रहता है उसके बाद में कस्टमर के पास में चलता है, तो चलते चलते काफ़ी सालों से उसी में चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि कचरा वगैरह आके धीरे धीरे जाम हो चुका होता है। अगर उसी में फिर से हम थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए अगर फिर से उसी में गैस चार्ज कर दे रहे हैं पाइप फिटिंग करके, तो कुछ समय बाद में हमें फिर से उस जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कस्टमर बोलेगा कि कूलिंग नहीं हो रहा है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसीलिए फ़िल्टर को भी चेंज करते हैं। फ़िल्टर चेंज करने के लिए इसे प्रॉपर तरीके से काट लेते हैं। काटने के बाद इसको थोड़ा सफ़ा भी कर लेते हैं रेगमार से, जिसे सीरीज पेपर भी बोलते हैं। सफ़ा कर लेंगे, इसका जो भी मॉइस्चर हो ये सब साफ़ हो जाएगा। और नोज़ प्लायर के मदद से इसको थोड़ा मुँह को चौड़ा कर लेंगे। चौड़ा करने के बाद में अब एनआरबी बल्ब का जो अंदर में रबर होता है उसको उसी का ढक्कन से उसको निकाल लेंगे, क्योंकि कंप्रेसर में लगाना है और हीट करके इसको मतलब मुझे जॉइंट करना है। तो जो रबर का पाइप होता है वो हीट के कारण से पिघल जाता है। अगर उसी को उसके अंदर में लगा हुआ रहेगा और इसको हम हीट कर देंगे, हीट करके जॉइंट कर देंगे, तो रबर का जो है पाइप जो है पिघल जाएगा। पिघलने के बाद में वो सिकुड़ जाएगा या फिर कट जाएगा, वो मतलब टोटल मिला के वो ख़राब हो जाएगा। तो जब भी हम गैस चार्ज करेंगे, गैस चार्ज कर लेंगे, लेकिन वो गैस जो है निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें का जो रबर पाइप है उसको निकालते हैं। निकालने के बाद में फिर से बर्नर को जला के कंप्रेसर के तरफ में ज़्यादा हीट करते हैं। वो जब हीट हो जाए, लाल होने लगे, तो इधर से एनआरबी बल्ब को लगाएंगे और लगा के प्रेस कर देंगे। प्रेस करेंगे तो पाइप कुछ जो है आधा इंच के जैसा उस कंप्रेसर वाले पाइप में अंदर तक चला जाएगा। जाने से क्या होगा कि ये पाइप मजबूत हो जाएगा। और मजबूती भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेजिंग करेंगे तो इसको पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए और लीकेज भी नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रॉपर हीट जो है देंगे, ताकि कम भी ना दे और ज़्यादा भी ना दे। कम देने से क्या होगा कि मोटा मोटा जो है टुकड़ा का जैसा उसमें चिपका हुआ रहेगा और प्रॉपर ये छेदा जो है बंद नहीं होगा। और ज़्यादा हीट कर देंगे तो पानी के जैसा वो पिघल जाएगा। तो फाइनली इसे मैंने ब्रेजिंग कर लिया है। करने के बाद में स्टेनर फिल्टर का पाइप को पूरा मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में इसमें कंडेंसर पाइप में अब इसको जॉइंट करते हैं। जॉइंट करके इसको नोज प्लास से फिर से इसको हम चिप देंगे, ताकि जो है चौड़ा मुंह है तो वहाँ पे ब्रेजिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए उसको चिपने से जगह का बचत हो जाएगा और ब्रेजिंग जो है बहुत ही आसानी तरह से हो जाएगा। ताकि मेन हमारे टेक्नीशियन भाइयों को बहुत जगह में मैंने देखा है और सुना भी है कि फ्रिज में सभी काम कंप्लीट करके आ चुके हैं, सब कुछ नया लगा दिया, फिर भी कूलिंग का ही प्रॉब्लम आ रहा है कि कूलिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से आता है और लीकेज होने के कारण ही आता है, क्योंकि कंडेंसर पाइप और जो फिल्टर है ये सही से कनेक्ट नहीं होता है। इसीलिए इसको
अच्छा से किया जाता है। और उसके बाद में जब साफ़ सफाई करने के बाद में इसे हम फ्लेशिंग कर लेते हैं। अब फ्लेशिंग करेंगे अंगूठे से दबा दबा कर। अगर देखेंगे कचरा अगर नहीं आ रहा है तो फ्लेशिंग कंप्लीट हो जाएगा। और कचरा जब तक आएगा तब तक हमें फ्लेशिंग करते हुए रहना चाहिए, ताकि कोई भी कचरा अंदर ना रहे और फिल्टर में जाके जाम ना हो, जल्दी से फ्रिज में कूलिंग का जो है प्रॉब्लम वो चीज़ नहीं आ पाए। तो फाइनली इसे हम फ्लैश करने के बाद में अब ये जो दूसरा सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप में और एक पाइप मुझे जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसका पाइप जो है थोड़ा ये पतला हो रहा है और कंप्रेसर का जो पाइप है पहले से थोड़ा फैला हुआ है। तो इसमें एक छोटा सा पाइप को लगा करके, पाइप का टुकड़ा लगा के इसको ब्रेजिंग करेंगे और दोनों पाइप को जॉइन करने के बाद में फिर से हम इसको कंप्रेसर के पाइप में लगा करके भीतर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके फिर ब्रेजिंग कर देंगे प्रॉपर तरीके से। जो है इसका छेदा जो है बंद हो जाएगा, होल मतलब लीकेज उकेज का चांस नहीं रहेगा। ये सक्शन पाइप इधर से कंप्लीट हो जाएगा। और ब्रेजिंग के लिए जब भी ब्रेजिंग करें उस समय लोहा और कॉपर का जो भी पाइप है, कंडेंसर और ये जो स्टेनर फिल्टर है, हमेशा ये ध्यान में रखें कि जब भी मतलब नया फ़िल्टर लगाए तो फ़िल्टर स्टेनर फ़िल्टर होना चाहिए, क्योंकि स्टेनर फ़िल्टर जो है इसमें सिलिका जेल होता है और सिलिका जेल का जो काम है मॉइस्चर को सोखने का काम होता है। इसमें छोटे छोटे गोली होता है जो सिलिका जेल होता है, और किसी भी तरह का नमी मतलब उसमें अगर चली जाए तो उसको सोख लेता है और सिर्फ गैस को ही पास होने देता है, और जो नमी है उसको पास नहीं होने देता है, ताकि अंदर कूलिंग कॉइल में जा कर के वो मतलब कूलिंग कॉइल में जाके उसके पाइप में जाके बर्फ़ बन जाए और उसको मतलब कूलिंग होने में प्रॉब्लम आए, मतलब कंप्रेसर भी चलता हुआ रहे और कूलिंग भी ना हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सिलिका जेल वाला ही लगाना है। अब इसके बाद में जब देख लेंगे कि ये कंप्लीट हो चुका है तो अब थोड़ा सा काम रह गया है, इसको ब्रेजिंग फिर से कर लेते हैं। जो पाइप का छोटा टुकड़ा है उसको ब्रेजिंग कर लेते हैं और इसको अब कंप्रेसर के साथ में हम लगा देंगे। कंप्रेसर के साथ में लगाएंगे और इधर में ब्रेजिंग भी जो स्टेनर फिल्टर है इसको भी ब्रेजिंग कर लेते हैं, ताकि ब्रेजिंग करना तो कंपलसरी है। और जब भी ब्रेजिंग करें इसमें फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फ्लक्स पाउडर जो है लगाने से क्या होता है कि लोहा और कॉपर का जो पाइप है इसमें जॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है और लीकेज की कोई चांस नहीं होती। और जब लीकेज नहीं होगी तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप कहीं भी कंप्रेसर में इस तरह से गैस चार्ज करके आते हैं सारे सिस्टम सारे नियम के साथ में, तो आशा है कि दोबारा कंप्लेन नहीं आएगा कस्टमर का। नहीं तो अगर बार बार कंप्लेन आया और कहीं से लीकेज होता रहे तो कस्टमर का नज़र में आप एक अच्छे मैकेनिक मतलब परफेक्ट मैकेनिक नहीं बन पाएंगे। उनको लगेगा कि ये उतना खास नहीं है, इसलिए एक बार अगर आपसे काम करवा लिए तो दोबारा आपको फिर नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारा समय भी लग रहा है इसमें। मेरा समय लग रहा है, मेहनत लग रहा है, सामान लग रहा है, पूंजी लग रहा है, कस्टमर के पास में जा रहे हैं। तो इतना कुछ खर्च होने के बाद में अगर थोड़ा सा मतलब लापरवाही हो जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बदनामी भी होता है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी काम करें एकदम प्रॉपर तरीक़ा से करें, ताकि किसी भी तरह से कस्टमर का मतलब हाँ प्रॉब्लम आ सकता है, मशीन है प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा नहीं कि जो काम हम करके गए वही उसी काम को दोबारा हमें करना पड़े, वैसा भी नहीं होना चाहिए। अब कंप्रेसर का दूसरा पाइप को भी हम जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करने के बाद में फिर दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। अगर ये पाइप लूज हो तो इसको पिलास से पकड़ ले, पकड़ने के बाद में टाइट फिट में प्रॉपर हो जाए फिर ब्रेजिंग रॉड से ब्रेजिंग कर ले। और ब्रेजिंग एकदम स्मूथ तरीके से करना है ताकि पानी के जैसा वो चारों तरफ पिघल जाए। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा कर लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो फाइनली अब हम इसका जो ब्रेजिंग कंप्लीट कर चुके हैं।
और मुझे अगर थोड़ा डाउट लगे तो उसमें ब्रेजिंग रड फिर से लगा लेंगे। लगाने से क्या हो जाएगा, जो लीकेज का चांस है वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, और हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और आशा करते हैं कि एक बार किसी भी काम में जाएं, कहीं भी जाएं, तो इसी तरह से काम करें, स्टेप बाय स्टेप, एकदम नियम के अनुसार, कि हमें कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या नहीं लगाना है, किस चीज़ में मुझे कितना समय देना है। इस तरह से आप एकदम परफेक्ट टेक्नीशियन बन पाएंगे। और मार्केट में काम करने के लिए ऐसे तो मैकेनिक बहुत सारा है, लेकिन कस्टमर का नज़र में, कस्टमर का दिलो दिमाग में बैठने के लिए जो है अपना काम को परफेक्ट तरीके से करना होता है। अब चलिए, इसका जो है कैपिलरी पाइप का जो पहले से किला से मुँह इसको चिप दिया गया था, उसको कटर की सहायता से हमने इसको काट लिया है। काटने के बाद में फिर इसको हम फिल्टर में लगा दे रहे हैं। फिल्टर में थोड़ा अंदर तक ही इसको इंसर्ट करेंगे, मतलब डालेंगे, और डालने के बाद में इसको भी ब्रेजिंग कर देंगे। और कोशिश करें कि यहाँ पे जो ज़्यादा समय लग रहा है वो ज़्यादा समय ना लगे, और जितना जल्दी हो सके ज़्यादा थोड़ा हीट करके और इसको ब्रेजिंग करें, और जल्दी से यहाँ से बर्नर को साइड कर लें। क्योंकि जब भी हीट करते हैं तो पहले जब हीट किए दूसरे साइड में लोहा और कॉपर में, तो उस समय का इधर का जो मुंह खुला है कैपिलरी साइड का, तो यहाँ से जो है गैस निकल चुका था, गर्म जो है गैस हवा है वो निकल चुका। लेकिन अभी तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसी में रह जाएगा। तो इसमें मतलब लीकेज का चांस हो जाता है। गर्म गैस जो है प्रेशर के साथ में बाहर आता है और लीकेज कर देता है। हमारे ब्रेजिंग करने के बाद में भी वहाँ लीकेज रह जाता है, इसलिए सावधानी से और हो सके तो एकदम प्रॉपर करें और वहाँ से साइड कर लें। और ध्यान दें कि कहीं लीकेज उकेज तो नहीं रह गया है, तो क्योंकि लीकेज ही मेन है। चोकिंग का प्रॉब्लम तो कम आता है, लेकिन लीकेज का ही प्रॉब्लम आता है। हाँ, चोकिंग का भी प्रॉब्लम आता है इसमें, जब प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, जैसे फ्लैशिंग करना, फिल्टर चेंज करना, कैपिलरी में अगर कहीं जाम है तो वो चीज़ तो मतलब बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और आशा करते हैं कि सेल्फ वैक्यूम से ज़्यादा बेटर होता है आपका वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना, क्योंकि वैक्यूम पंप से वैक्यूम जब भी करते हैं तो इसमें जितना भी मॉइस्चर वगैरह होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। यहाँ तक कि कंप्रेसर के अंदर में, पाइप में, ऊपर कूलिंग कोयल में, जो भी हो। तो वैक्यूम का जो काम है वो बहुत ही मस्त है, इसलिए हम वैक्यूम से करने का ही सलाह देते हैं। थोड़ा है कॉस्टली है ये, आपका 4500 से 5000, 5,500 के बीच में आपका वैक्यूम पंप आ जाता है। ऐसे काम करने से बहुत ही परफेक्ट काम होता है। एक ही बार में जो चोकिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो वैक्यूम करने के बाद में इसको करीब 15 मिनट हमने इसको वैक्यूम में लगाया हुआ था। और वैक्यूम को जब जैसे कंप्लीट हो गया, वैसे इसमें R600 जो गैस पहले से इसका कंप्रेसर में लिखा हुआ था, तो R600 गैस को अब हम डालेंगे। डालने के लिए एक NRB पिन में जो कंप्रेसर में लगा हुआ है उसमें पाइप को डालेंगे, और अपने गेज मीटर में लगाएंगे। गेज मीटर दूसरा पिन जो पाइप है कैन के साथ में जो R600 गैस है उसमें लगा लेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हमेशा जब भी गैस डालें तो गैस का जो कैन है, जो डब्बा है, उसको हमेशा उल्टा करके डालें। और उल्टा करके डालने से ये फ़ायदा होता है कि सिर्फ लिक्विड गैस ही जाता है। और गैस डालने के पहले थोड़ा सा फ्लैश कर लें। फ्लैश का मतलब ये है कि उसमें जो भी जब भी हम पाइप ज्वाइन किए थे, तो पाइप ज्वाइन करने के बाद में उसमें हवा रह जाता है, उस हवा को पूरी तरह से निकालना होता है। और हवा निकालने के बाद में इसमें गैस डालेंगे, क्योंकि वैक्यूम हम पहले कर चुके हैं और मीटर में भी देख चुके हैं।
मीटर में हमें -30 तक जो है कंपाउंड गेज में कंपाउंड गेज का जो सुई है वो -30 तक आना चाहिए। और 30 तक आने के बाद में ये परफेक्ट बैकअप हो जाता है 15 मिनट करने के बाद में। अब कंप्रेसर बंद होने के बाद में भी उतना का उतना ही रहेगा। अगर उससे प्लस में जा रहा है जो सुई है तो समझ लेंगे कि लीकेज है। और उसके बाद में हम इसमें गैस थोड़ा सा चार्ज किए। चार्ज करने के बाद में शैम्पू का झाग बनाए। शैम्पू का झाग बना के इसके जगह जगह पे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। चेक करने से ये पता चलेगा कि कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हम प्रेशर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में ही पता चल जाता है कि हाँ लीकेज है या नहीं है। तो इसको चेक कर लिया। बारी बारी से हम रोक कर गैस को डालेंगे। ये नहीं कि एक बार में गैस खोले और एक ही बार में गैस को डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि कंप्रेसर के ऊपर में प्रेशर पड़ेगा और कंप्रेसर के अंदर में जो पिस्टन होता है वो शॉर्ट ब्रेक होने का चांस रहता है, यानी कि कंप्रेसर जो है डेड होने का पोजीशन रहता है। कंप्रेसर में आवाज़ तो आएगा पर अंदर से चलेगा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम जिस काम को करने के उसी काम को करेंगे ताकि दूसरा काम ख़राब ही ना करें। तो गैस को रोक कर डालेंगे और डालते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। और इसका जो R600 जो गैस है, इसका जो बैक प्रेशर होता है, इसका 1 से लेकर 0 तक ही प्रेशर रखना चाहिए। 1 से 0 तक प्रेशर रखने के बाद में ये कंप्लीट हो चुका है। अगर थोड़ा गैस अगर ज़्यादा भी हो जाए, मतलब 2-3 हो जाए, तो उसको थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। निकाल लेने से क्या होगा कि बाहर की तरफ में कभी भी जो पाइप है उसमें ये नहीं आना, मतलब आइस नहीं आएगा। और NRB बल्ब इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं लीकेज वगैरह